everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के एमसीक्यूज होने वाले हैं जो कि आपका सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख रखा होगा। अभी स्टार्ट कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन, हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के फादर कौन है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट एस ऑसबर्न। ये जो है आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के फादर कहलाते हैं। अब जो आपके एल्बर्ट एस ऑसबर्न है ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के फादर तो हैं ही, एंड इसके अलावा एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर, इसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे। एंड 1910 में इन्होंने एक बुक लिखी थी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, एंड ये जो बुक थी बेसिकली फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एनालिसिस की फील्ड में फर्स्ट बुक थी। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसने लिखी थी, किस ईयर में लिखी थी, एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अलावा। तो ये सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से याद रख लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डॉक्यूमेंट विद वर्ड पिक्चर्स। वर्ड पिक्चर्स के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को आपका डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है आइडियोग्राफ। मतलब कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको हम पिक्चर्स के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा आइडियोग्राफ। अब यहाँ पर ये जो आइडियोग्राफ है बेसिकली ये एक तरह का टर्म है जो कि वर्ड पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करा जाता है। एक ग्राफिक कैरेक्टर होता है जो कि इंडिकेट करता है साउंड को, विच इज़ यूज्ड टू से इट एज चाइनीज कैरेक्टर एंड आइडियोग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफिक्स की हेल्प से कुछ भी हम अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो आपका आइडियोग्राफ कहलाता है। उसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आपका एक आता है टेरोग्लिफ्स। तो टेरोग्लिफ्स क्या होता है, ये आपकी जो रॉक होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ क्रेविंग्स करना, बेसिकली जो रॉक पेंटिंग्स कहलाती हैं वो करना आपका कहलाता है टेरोग्लिफ्स, जिसको कि हम पिक्टोग्राफ या फिर रॉक पेंटिंग भी बोलते हैं। And it is made by pecking directly on the rock surface using a stone, chisel and a hammer stone। तो कोई भी शार्प चीज़, कोई भी आपका रॉक सरफेस के ऊपर स्टोन या कोई भी चीज़ से जो भी आपकी शार्प है उसकी थ्रू उस पर क्रेविंग्स करना आपका कहलाता है टेरोग्लिफ, जिसको कि हम रॉक पेंटिंग एंड पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं। तो ये अदर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्टोग्राफ हो गया, रॉक पेंटिंग हो गया, टेरोग्लिफ्स हो गया, तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका जो बाकी के थे जैसे कि फोनोग्राम। तो फोनोग्राम जो है एक तरह का जो वोकल साउंड होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। तो फोनोग्राम इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ वोकल साउंड। एंड फोनोग्राफ की बात करें तो फोनोग्राफ जो है एक तरह का आपका म्यूज़िक प्लेयर होता है, रिकॉर्ड प्लेयर होता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस तरह का कुछ ये इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर एक तरह का स्टाइलस होता है, और वो जो स्टाइलस जिसको कि हम निडल भी बोल सकते हैं, एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर मूव करता है और उससे वाइब्रेशंस होते हैं और उससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरह की डिस्क है, इसके ऊपर ये एक स्टाइलस अटैच है, स्टाइलस इस पर मूव करता रहता है एंड जो डिस्क है वो भी रोटेट करती है और उसकी वजह से वाइब्रेशंस होते हैं और उसके थ्रू जो है साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका कहलाता है फोनोग्राफ। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, which type of writing movement is an unshielded writer's handwriting is present prominently। तो जो अनशील्डेड राइटर्स होते हैं उनकी राइटिंग में किस तरह का राइटिंग मूवमेंट आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा होल आर्म मूवमेंट। जो होल आर्म मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली जब भी कोई भी इंडिविजुअल लिखता है तो उसके राइटिंग में अलग अलग तरह का मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि राइटिंग बेसिकली जब जिस हैंड से लिख रहे हैं उस हैंड में अलग अलग तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। जैसे कि सिर्फ फिंगर्स का मूवमेंट होता है, कभी कभी सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट होता है अलॉन्ग विद द फिंगर्स, कभी कभी जो फोर आर्म होता है उसका मूवमेंट होता है,
एंड कभी कभी जब आप लिखते हो तो पूरे के पूरे आपके आर्म का ही मूवमेंट होता है। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं और किस किस तरह का आपके हैंड में मूवमेंट हो रहा है ये चीज़ आपकी डिपेंड भी करती है आपके राइटिंग में चेंजेस के लिए। ठीक है, तो जिस तरह का मूवमेंट होगा उस तरह की आपकी राइटिंग बनेगी। अब ये जो रहते हैं आपके अलग अलग मूवमेंट्स क्या है, किस तरह से होती है, ये सारा कुछ हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था तो वहाँ पर बहुत डिटेल में हर एक चीज़ हमने डिस्कस करी। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जो हमारी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें सो जैसे कि मैंने बता दिया कि जो राइटिंग मूवमेंट है इसको हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये सारे आपके टाइप्स हो गए, रिस्ट मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट, होल आर्म मूवमेंट, फोर आर्म मूवमेंट। एंड यहाँ पर जो आपका होल आर्म मूवमेंट होता है इट इज़ एन एक्शन ऑफ इंटायर आर्म विदाउट रेस्टिंग, यानी कि पूरा जो आपका हाथ है, पूरा जो आपका आर्म है, ये आपका किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर रेस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे कि आप बैठ के लिखते हो तो जो आपका फोर आर्म होता है वो आपका रेस्ट कर रहा होता है टेबल के ऊपर। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप बैठे हुए हो। अगर आप खड़े होकर लिख रहे हो तो जो आपका पूरा हाथ होता है उसको कोई भी रेस्टिंग स्टेज नहीं मिलती है। तो इसी वजह से जो आपका आर्म होता है उस पूरे ही आर्म में मूवमेंट होता है। और इस तरह का जो राइटिंग मूवमेंट होता है इसमें लॉन्गर एंड एम्बेलिश्ड स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं एंड इट इज जनरली एम्प्लॉयड इन फॉर्मिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ लार्ज साइज। तो यहाँ पर लार्ज साइज के कैपिटल लेटर्स यूजुअली बनते हैं एंड इन ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड इन वेरी लार्ज राइटिंग रिटन बाय आर्टिस्ट ऑन साइन बोर्ड। तो ये कुछ आपके सरफेस रहती हैं जहाँ पर इस तरह का देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे जब आप लिखते हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। तो ये सारा कुछ आपका होल आर्म मूवमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक, अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक ऑफ बॉल पॉइंट पेन लाइन्स कैन बी डिटरमाइंड बाई एग्जामिनिंग। तो जो आपके बॉल पॉइंट पेन की डायरेक्शन है स्ट्रोक्स की, लाइंस की, तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बरस्ट्रिएशंस। बरस्ट्रिएशन का मतलब होता है जब आप कुछ लिख रहे होते हो तो उसके बीच में कुछ आपका स्पेस छूटता हुआ चला जाता है। और ये चीज़ आपकी यूजुअली जो बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं उसी में देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो निप होती है वहाँ पर आपकी एक रोटेटिंग बॉल होती है और अगर उसमें कोई भी चीज़ क्लॉक कर जाती है तो उसकी वजह से जब आप लिखते हैं तो सेंटर का जो आपकी लाइन बनती है उसमें सेंटर का जो पॉइंट रहता है वो आपका ब्लैंक रह जाता है। उसके अलावा जो आपका गोपिंग है, गोपिंग का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं पर भी लिख रहे हो और बहुत ज़्यादा आपका इस इंक का फ्लो हो गया या फिर जो इंक है उसका आप कहीं पे पेन को स्टॉप करे हुए हो और बहुत सारा इंक का डिपोजिशन वहाँ पर हो रहा है, तो इंक का जब कलेक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पर हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे गोपिंग। हिएटस का मतलब होता है कि आप कुछ लिख रहे हो और आपके जो पेन है उसकी नेप में कोई चीज़ क्लॉक कर गई तो उस वजह से कुछ पर्टिकुलर जगह पर आपकी जो पेन था वो उसकी इंक थी वो आई नहीं, तो बीच में जो आपका बेसिकली ब्रेकेज हो जाता है राइटिंग में तो वो आपका हिएटस कहलाता है। ठीक है, और यहीं पर आपकी जो बरस्ट्रेशन उसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक तरह का ब्लैंक स्पॉट होता है इंक के अंदर ऑन द पेपर। यूजुअली जब भी जो इसका क्लॉक जो होल रहता है वो क्लॉक कर जाता है तो उसकी वजह से बेसिकली होता कैसे है, जैसे कि ये आपका एक पूरा स्ट्रिएशन है और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं अच्छे से। जैसे कि मान के चलिए ये आपका पूरा एक स्ट्रिएशन आ रहा है, जब आप कुछ लिख रहे थे एंड बीच में कुछ क्लॉक कर गया तो बीच की जो लाइन थी ये आपकी गायब हो गई इस तरह से। तो जो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनता है वो आपका कहलाता है बरस्ट्रेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑथर ऑफ द बुक अनटाइटल्ड सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जो सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है ये बुक किसने लिखी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो आपके बुक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे आते हैं, उसमें पूछ लेते हैं, मैच द कॉलम करके रहते हैं। जो सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट बुक है ये लिखी है विल्सन आर हैरिसन ने। तो साइंटिस्ट के नेम याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ देम डिस्क्राइब द लाइन क्वालिटी डिफेक्ट इन द हैंड राइटिंग ऑफ एज एंड इल पर्सनस। तो जो भी एजेड और इल पर्सनस होते हैं उनकी लाइन क्वालिटी में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको हमें कैसे डिस्क्राइब करना होगा। सो
यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको चूज़ करना है कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे, और उसके बेस पर यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बताना है ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले पूछा आपका स्टेटमेंट जो ए है वहाँ पर बोला गया है जो ट्रिमर्स होते हैं वो शो करते हैं अनयूजुअल एंड इरोटिक डिपार्चर ऑफ द लाइन फ्रॉम इट्स इंटेंडेड कोर्स एंड देन एब्रप्ट रिकवरी। सो ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि जो ट्रिमर्स होते हैं ये आपके अनयूजुअल होते हैं इस तरह की राइटिंग में, एंड इरोटिक डिपार्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंड अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जहाँ पर बोला गया है पेन लेफ्ट प्रेजेंट एट रॉन्ग प्लेसेस, तो पेन लेफ्ट जो है आपका वैसे भी कोई आपका स्टैंडर्ड नहीं होता है कि हर एक इंडिविजुअल इसी तरह से पेन लिफ्ट करेगा या ऐसा कुछ, तो ये इससे कुछ भी आपका एज का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो जो बी है ये आपका गलत हो जाता है। सी में बोला गया है मूवमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ राइटर पर्टिकुलरली इन अ डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जहाँ पर जो इल एज पर्सन होते हैं उनकी जो राइटिंग होती है उसमें बेसिकली उनके हैंड्स में उतना उनके पास कंट्रोल नहीं बचता है कि वो जो भी लिख रहे हैं वो अपने कंट्रोल में कर पाए। तो जब भी अनकंट्रोल्ड राइटिंग देखने को मिलती है और यूजुअली डाउन स्ट्रोक्स में, तो वो आपका जितने भी एजेड पर्सन्स होते हैं वो चीज़ इंडिकेट करता है। तो सी भी आपका सही हो जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर बोला गया है डेलिकेट अननेसेसरी एंड केयरफुल रीटचिंग, तो इस कंडीशन में आपका केयरफुल रीटचिंग तो देखने को मिल नहीं सकती, तो इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट है आपका इनइक्वालिटी इन द मूवमेंट ऑफ एनी प्लेस इन द राइटिंग स्ट्रोक इज स्ट्रॉन्ग एंड विगरस स्ट्रोक कंबाइंड विद द हेजिटेटिंग स्ट्रोक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी राइटिंग स्ट्रोक होंगे वहाँ पर हेजिटेटिंग स्ट्रोक के साथ में जो आपका लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एंड विगरस स्ट्रोक कंबाइन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो जहाँ पर भी ए एंड सी होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर बी है ये ए एंड सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है a stroke that rises above the height of the body of the letter formation is known as, यानी कि कोई भी जैसे लेटर है तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो कि आपका जो लेटर है उसकी हाइट बनाता है वो क्या कहलाता है, तो जितना भी पोर्शन आपका ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं एसेंडर, और जितना भी पोर्शन आपका नीचे जाता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडर। तो अगर हम एग्जांपल लें एफ की, तो एफ का नीचे वाला पोर्शन होता है डिसेंडर और एफ के ऊपर वाला पोर्शन होता है आपका एसेंडर। अब यहीं पर जो पर्टिकुलर एपेक्स होता है यानी कि जो एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपका मैक्सिमम हाइट होती है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका कहलाता है एपेक्स। जैसे कि एफ है तो यहाँ पर भी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलेंगे एपेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिकली एसेंडर की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या होता है कैसे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी मैंने समझा ही दिया है। और अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर स्क्रिप्ट आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट होती है जो कि लिखी जाती है, तो अरेबियन एंड हिब्रू, तो ये दोनों ही जो आपकी स्क्रिप्ट हैं ये राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और यहाँ पर जो आपकी अरेबिक एंड हिब्रू होती है इसके साथ साथ जो कश्मीरी, पाश्तो, पर्शियन, इघुर, सुरानी, कुर्दिश, पंजाबी, सिंधी, उर्दू लैंग्वेजेस जो रहती हैं ये भी आपकी राइट टू लेफ्ट ही राइटिंग्स, मतलब राइट टू लेफ्ट ही बेसिकली ये सारी लिखी जाती हैं। तो ये सारे आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी राइटिंग होती है, कौन सी स्क्रिप्ट होती है जो कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो अगर आपको इतने भी याद होंगे कि ये राइट टू लेफ्ट है, तो अगर लेफ्ट टू राइट पूछा जाएगा तो आप बहुत आराम से आंसर दे देंगे। बाकी जो साइप्रस होती है वो आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन द डिज़ाइन ऑफ लेटर्स विच आर फंडामेंटल टू अ राइटिंग सिस्टम, वो क्या कहलाया जाएगा। सो बेसिकली जो लेटर की डिज़ाइंस होती हैं जो कि फंडामेंटल होता है कोई भी राइटिंग सिस्टम में, तो वो आपका कहलाता है कॉपी बुक फॉर्म। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉपी बुक फॉर्म की, so it is the basic form and design of letters which is fundamental to writing system, also known as particular manual of writing instructions that provides model letter design for student or to copy। तो बेसिकली जो कॉपी बुक फॉर्म रहता है बहुत ही सिंपल सा रहता है, इसमें ज़्यादा
तरह के डिज़ाइंस नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेसिकली सिखाना होता है कि ABCD जो भी है वो किस तरह से लिखना है, कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। तो जो भी आपके बुक्स में लिखा होता है एज सच, वैसे ही वो कॉपी करके वो लिखेंगे। तो इसीलिए जो कॉपी बुक फॉर्म होता है ये आपका फंडामेंटल होता है कि वो एक बेस है, और इस तरह के ही कोई भी लेटर होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉपी बुक फॉर्म इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है क्रोम कोड पेपर मेथड का यूज़ हम क्यों करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो क्रोम कोड पेपर मेथड होता है, ये जो भी आपके इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक्स होते हैं, इनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब कि जैसे कि एक आपने पहले ये लाइन खींची, फिर दूसरी ये लाइन खींची, फिर इस तरह से लाइन खींच रहे हो, तो अब इसमें सबसे पहली वाली लाइन कौन सी खींची गई थी, तो उसको डिटरमाइन हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके जो क्रोम कोड पेपर मेथड होता है इसको हम यूज़ करते हैं। इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही जगह पर या कोई भी ऐसा स्ट्रोक जो बार बार दूसरे स्ट्रोक से क्रॉस हो रहा है, कट हो रहा है, तो वो आपके इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि जो क्रोम कोड पेपर मेथड होता है वो क्या होता है। बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो अनपैरेलल्ड कास्ट कोटेड पेपर होता है इसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम इट्स ब्रिलियंट मिरर लाइक ग्लॉस सरफेस एंड स्मूथनेस एंड एक्सेप्शनल प्रिंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इंश्योर करती है रियलिस्टिक हाईली डिटेल्ड इमेजेस एंड वाइब्रेंट सैचुरेटेड कलर्स। यहाँ पर जो क्रोम कोड पेपर होता है वो किस तरह का होता है, क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर इसकी PDFs और जो इतना भी कंटेंट है वो सारा अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो एक बार विजिट ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।